भारत का संविधान हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, हमारी विविधता का स्वर और हमारे लोकतंत्र की दृढ़ नींव है। और अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को कि वे संविधान सभा की बहसों और उसके विविध आयामों पर अपने विचार साझा करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्माननीय भारत सरकार के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इस संस्था IGNC के मेंबर सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर चावला, प्रोफेसर लाल, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारी, सभी गणमान्य नागरिक और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम हम जो 1 साल की हमारी कमेमोरेशन चल रही है, इसमें हमने भारत के संविधान की स्थापना के 75 वर्ष पूरे साल भर मनाए हैं, उस सिलसिले का कार्यक्रम है। मैं लॉ का स्टूडेंट था और लॉ की एक विशेषता है कि जो इसका स्टूडेंट होता है वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, वो इस सब्जेक्ट का मास्टर कभी नहीं हो सकता। तो हमारे अध्ययन का जो मूल आधार था वो भारत का संविधान था। जब आप भारत की कानून व्यवस्था और लीगल सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो समझने की आवश्यकता है वो भारत के संविधान की होती है। और एज अ सब्जेक्ट जब हमने भारत के संविधान को पढ़ना शुरू किया तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया, थर्ड ईयर तक पढ़ते रहे, पर आज तक उसको अनुभव इतने वर्षों की सेवा में हम कर रहे हैं, मैं पर्सनली कर रहा हूँ। जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम लोगों ने ज्वाइन किया, हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन हुआ ट्रेनिंग के बाद, तो सभी जो साथी थे उन्होंने भारत के संविधान पे शपथ ली। जब हमने शपथ ली तो हमें उतना आभास नहीं था कि हम किस ग्रंथ पे शपथ ले रहे हैं और उसकी भावना क्या है, जबकि मैंने एज ए स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को पढ़ा था। पर जब मैंने इतनी सेवा में भारत के विभिन्न इलाकों में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब मैंने सर्व किया, तब मुझे इस संविधान, भारत के संविधान का महत्व प्रतिदिन समझ आया। हर कार्य में, हर चीज़ में जिसमें नागरिकों के अधिकार हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं और जितनी भारत की संस्थाएं हैं उनका स्वरूप है, और उसमें कार्य करने वाले जो भी व्यक्तियों को वो पदभार दिया जाता है उनके कार्य के कृतित्व कैसे हों, उस सब का स्वरूप इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो सिटीज़न हो या सरकार में रह के काम करने वाले लोग हों, जुडिशरी के लोग हों, मीडिया के लोग हों या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हों, सभी चीज़ों को ये संविधान अपने जो इसके आर्टिकल्स हैं उसमें ये बांधता है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पे संविधान को देखें और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी तो एक बेसिक फ्रेमवर्क भारत में था, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना उस समय हुई जब विश्व में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं थी। हम पढ़ते हैं इतिहास में एथेंस और ग्रीक सिटीज़ थी जो जो सिटीज़ डेमोक्रेटिक थी, जो जनतांत्रिक व्यवस्था पे थी। तो भारत में उससे पहले से ही भारत में भी ऐसे जनपद थे जो डेमोक्रेसी पे आधारित थे, और वो जो डेमोक्रेसी की भावना थी, जो प्रजातंत्र और जनतंत्र की भावना थी, जो न्याय की भावना थी, जो समानता की भावना थी, वो चलती चलती आके डिस्टिल होते होते वो भारत के संविधान तक आई। और उसके बीच में जो विभिन्न अनुभव हुए भारत वर्ष में, विभिन्न प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं का, उसका भी निचोड़ इस ग्रंथ में आया। और इसमें एक और अच्छी बात हुई कि उस समय की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज थी विश्व भर की, उनके भी संविधान, जहाँ पे चाहे वो आयरिश संविधान था या कैनेडियन संविधान था या जो अनरिटन संविधान भी थे उनकी परंपराएं थी। USA का संविधान, रिटन संविधान आ गया था, जो छोटा था तो उसके मेन आर्टिकल्स उस समय आ चुके थे।
तो उनका लाभ भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स में हुआ जब हमारे संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया और विभिन्न सुझावों को लिया। जो इस संविधान का मूल स्वरूप बना, उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पहलू था वो फेडरलिज्म था, और फेडरलिज्म चलते चलते आया, जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी था, और फाइनली भारत के संविधान में भी उसको अडॉप्ट किया गया। और 3 जो कानून की लिस्टें बनी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो संविधान का मूल आधार बना, जिसमें हमने न केवल भारत की एकता को सुनिश्चित किया, पर जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारी भाषाएं हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको भी हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे लाके उसको प्रोटेक्ट कर लिया। क्योंकि विभिन्न रीजन्स के लोगों को अपने कस्टम्स के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने इलाके में राज्य व्यवस्था बनाने का अधिकार रहा, पर ये भी रहा कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं वो आके यूनियन गवर्नमेंट में समाहित हुए और भारत की एकता सुनिश्चित हुई। इसी तरह जो दूसरा बड़ा इस संविधान का, भारत के संविधान का मूल स्वरूप है, वो है हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान ने हमें संरक्षित करके दिए। और जितना लंबी लिस्ट फंडामेंटल राइट्स की भारत के संविधान में है, वो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो हमारे जो अधिकार प्रोटेक्ट हुए संविधान में, वो आज तक हमारे जो जीवन शैली है उसका मूल आधार है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, हमें समानता की स्वतंत्रता है, हमें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है या जो उसका मूल स्वरूप है स्वतंत्र रूप से रहने का, उसको कोई छीन नहीं सकता जब तक कि पूरी कानूनी प्रक्रिया ना हो। ये सब मौलिक अधिकार लेने के लिए जो लड़ाई हमने फ्रीडम फाइट के दौरान लड़ी, जो हमारे स्वतंत्रता अभियान के दौरान लड़ी, उसका पूरा निचोड़ इस संविधान में आया, और ये हमारा संविधान का मूल स्वरूप बना। तीसरा जो बड़ा मूल आधार बना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट से निकला और फाइनली वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना। किसी भी एक व्यक्ति में या किसी भी एक कार्यालय में या किसी भी एक ऑफिस में संपूर्ण अधिकार नहीं है। हर एक कार्यालय, हर एक अधिकारी, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो चाहे इलेक्टेड हो या वो अपॉइंटेड हो, उसको ऐसे कोई अधिकार नहीं है जो किसी अन्य फोरम में जाके चैलेंज नहीं हो सकता। तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना, और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम सिर्फ ये नहीं बना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में होगी या लेजिस्लेचर में होगी, विद इन द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी हो, इसको भी संविधान ने सुनिश्चित किया। तो जो हिरार्कीज बनी, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना, वो आज भी हम देखते हैं कि कोई हमारा कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो हमें लगता है, एक नागरिक को लगता है कि इस व्यक्ति ने या इस अधिकारी ने कोई ऐसा काम किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई अधिकारी इस देश में नहीं है जो ऐसा कहे कि वो सब अधिकारों से संपन्न है। अगर कोई अधिकार उसके पास है तो उसका चेक और बैलेंस किसी और संस्था के पास है, वो चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी की व्यवस्था हो, लेजिस्लेचर की व्यवस्था हो, इवन लेजिस्लेचर में कमिटीज़ की व्यवस्था हो। तो हर जगह पे चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, जिससे हमारे न केवल अधिकारों का संरक्षण हुआ है, बल्कि एक जो अधिकारिता का भास नागरिक को होना चाहिए, ना केवल कानून में हो बट हमें महसूस भी होता हो, वो भास हमारे में है। अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी किसी को गलत कुछ काम करने की कोशिश करता है, तो एक बहुत आम नागरिक भी उंगली उठा के कह सकता है ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता, और मेरे पास अधिकार है कि मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। ये हमारे संविधान का बहुत बड़ा मूल स्वरूप है, और जो हमें
हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स के बाद जो संविधान मिला उसमें आया। चौथा जो बड़ा मूल आधार संविधान का है, जो हमने अनुभव किया है और जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण हुआ, वो जुडिशियल रिव्यू है। कोई भी ऐसा निर्णय जिसका असर नागरिक के किसी भी अधिकार पे होता हो, उसको जुडिशियल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है शासन का जिसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो हमारे संविधान ने हमें दी है, जो अगेन जैसे मैंने कहा वो चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है। इस तरह के जो हमारे मूल स्वरूप हैं संविधान के, हमने जैसे जैसे इवॉल्व हुए और हमारा संविधान आगे बढ़ा, तो एक समय ऐसे भी आया कि संविधान पे चोट करने का प्रयास हुआ। एक तरह से संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई, और जो ये मूल जो मैंने बिंदु आपको बताए, जब इनको परिवर्तन करने का प्रयास हुआ आज से 50 साल पहले, तो उस समय इस देश की नागरिकों ने, जनता ने और जुडिशरी ने, जब जनता और नागरिक प्रोटेस्ट में आए और जुडिशरी को इस चैलेंज को डिस्कस करके निर्णय देना पड़ा, तो फाइनली बहुत चिंतन मनन के बाद और बहुत सारे समय ऐसा भी आया कि एक बार लगा कि जुडिशरी भी उस संविधान की तोड़ने की व्यवस्था में जुड़ गई है। बट फाइनली ये इस संविधान की ही शक्ति थी कि मूल जो स्वरूप है संविधान का, उसको अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। तो जो चीज़ें मैंने आपको 4 बताई, वो ऐसी 4 चीज़ें हो गई जो परिवर्तन नहीं हो सकती। तो अगर पूरा का पूरा पार्लियामेंट, सभी मेंबर्स भी बैठ के कोशिश करें कि हम इसको परिवर्तन कर सकें, तो भी वो अपरिवर्तनीय हो गया। तो जो 50 साल पहले संविधान को तोड़ने का प्रयास हुआ, वो भी विफल हो गया। तो समय की धारा में इस भारत के संविधान ने ना केवल अपनी शुचिता मेंटेन की, पर ये भी मेंटेन किया कि ये वैसा व्यवस्था है, ये ऐसा ग्रंथ है जिसके मूल सिद्धांतों को कोई तोड़ नहीं सकता, और ना वो पिछले 75 सालों में तोड़ सके और ना ही आगे कोई इसको तोड़ सके। ऐसी व्यवस्था इस संविधान में है। पर ये ना टूटे, इसके लिए संविधान के साथ साथ जो हम सब हैं, जो नागरिक हैं, जो आज की नई पीढ़ी है, उनका दायित्व भी है कि हम ये समझें कि हमारे संविधान का मूल स्वरूप क्या है, हमारे विधान का मूल स्वरूप क्या है, हमारे प्रजातंत्र का मूल स्वरूप क्या है, और हम किसी भी हालत में यदि कोई कोशिश करता है इस मूल स्वरूप को बदलने की या तोड़ने की, उसको हमारे को रेजिस्ट करने की शक्ति हमारे में रहे। तो ये भी जो हम भारत के संविधान के 75 साल का कमेमोरेशन कर रहे हैं, और साथ में इसी साल जो भारत के संविधान को तोड़ने का प्रयास किया, उसको भी स्मरण हमने इस साल में किया जो 50 साल पहले था। तो वो 50 साल और ये 75 साल हमें बहुत बड़ा एक लेसन देते हैं, एक शिक्षा देते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारे देश की एकता है, हमारे देश का विकास है, और हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है, वो इस संविधान को, भारत के संविधान को अगर हम अक्षुण्ण रखेंगे और भारत के संविधान में अगर हम अपनी निष्ठा रखेंगे और रूल ऑफ लॉ को मान के हम अपने जीवन की व्यवस्था बनाएंगे, तो ये देश, हमारा भारतवर्ष तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा, और हम सब भी जो भारत के नागरिक हैं, वो इसी तरह से अपनी स्वतंत्रता के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हम एक अच्छे देश का, एक अच्छे समाज का जो हमने निर्माण किया है, वो उदाहरण पूरे विश्व को दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम से आपको पुनः अपने आप को भारत के संविधान को समर्पित होने की प्रेरणा मिली होगी, और मुझे ये भी विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।